दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। रोहन की आंखें भर आईं। उसका मन अब भी सच्चाई मानने के लिए पूर्णतया तैयार नहीं था। तस्वीर को उतार कर अपने कलेजे से लगाता हुआ वह बोला, अरे जालिम, तू बेवफाई ना करती अगर, तो जुदाई एक जन की कोई बड़ा गम नहीं था। तुम इतनी खुद गर्ज कैसे हो गई? मुझे कोई गम नहीं होता कि तुम किसी दूजे के नाम का सिंदूर लगाए मुझे दिखती, किसी दूजे के नाम का मंगलसूत्र डालती। अगर मैं तुम्हें खुश पाता तो तुम नहीं जानती तुम्हें खुश देखकर मैं कितना खुश होता। मगर तुमने आत्महत्या करके मेरे प्यार को हरा दिया। तुमने मुझे यूं अकेला छोड़कर जो बेवफाई की है वह मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का कत्ल है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह बेशक दर्द भरा था, मगर क्या तुम्हें अपने रोहन पर इतना भरोसा नहीं होना चाहिए था कि वह तुम्हें किसी भी हाल में अपना लेगा? रोहन विचारों के बीहड़ जंगल में भटक रहा था कि राधिका की आवाज सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। मैं जानती हूँ आप मेरी बहन शीतल से प्यार करते थे, मगर मुझे मालूम नहीं था कि सीमा आपकी बहन है। किशन का वह लड़का होना भी, जिसके साथ संजय का झगड़ा हुआ था, मेरे लिए केवल एक संयोग था। मुझे तो यह सब बातें तब मालूम पड़ी जब सीमा की हत्या के बाद इंस्पेक्टर गुप्ता मुझसे मिले थे। लेकिन जब मुझे यह पता चला कि किशन ही वह शख्स है जिसने संजय को अपने प्यार को पाने में कामयाब नहीं होने दिया, तो मेरे मन और बुद्धि के हर तर्क ने उसे मेरे परिवार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार पाया। मेरा गुस्सा और घृणा उसकी सच्चाई को पहचान नहीं सके और मैंने जरूरत के समय किशन का साथ नहीं दिया। मगर सीमा के साथ जो भी हुआ, वह चाहे प्रदीप ने किया हो या किशन ने, मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं। अगर अब भी आपको लगता है कि मैं खतावार हूँ, तो आप जो सजा देना चाहें मैं भुगतने को तैयार हूँ। राधिका की बातें सुनकर रोहन के हृदय में एक विचित्र करुणा उत्पन्न हुई। उसका वह क्रोध न जाने कहाँ गायब हो गया। इसका क्या अपराध है? यह प्रश्न आकस्मिक रूप से रोहन के हृदय में पैदा हुआ। इस समय मैं भी तो अपने दोस्त के लिए उतना ही विकल, उतना ही अधीर, उतना ही आतुर हूँ जितनी यह रही होगी। जिस तरह मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। जो राधिका ने किया अगर वह गलत ही, तो अब मैं भी तो वही कर रहा हूँ। ऐसे में मुझे इससे बदला लेने का क्या अधिकार है? रोहन अपने ही मन से तर्क वितर्क में उलझा था। राधिका भी सिर झुकाए खड़ी थी। लज्जा, याचना और झुका हुआ सिर, यह गुस्से और प्रतिशोध के जानी दुश्मन है। आप यकीन मानो, राधिका के इन शब्दों ने रोहन की तंद्रा भंग की। अगर प्रदीप गुनहगार है तो मैं अगले 24 घंटों में उसे आपके कदमों में लाकर डाल दूंगी। अपने ही दिल से फैसला करो। आप मुझे मारकर भी वो सुकून हासिल नहीं कर पाओगे जो शकून सच्चाई सामने आने से मिलेगा। मगर अब आप मेरी मदद क्यों कर रही हो? रोहन उदास स्वर में बोला, मैंने अब तक जो किया था वो शीतल दीदी के प्यार से विवश होकर किया था, और अब जो करने को बोल रही हूँ वो मैं अपने प्यार के लिए करूँगी। मैं सच्चे दिल से कहती हूँ, अगर एक बार मैं ये सुन लूँ कि किशन बेगुनाह है, फिर चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, तब मुझे कोई गम नहीं होगा। बेबस सा होकर बिना कुछ बोले ही रोहन वहाँ से चला गया। राधिका ने किशन के अहित का संकल्प करके उसका साथ नहीं दिया था, और अब उसकी मनोकामना पूरी हो रही थी, तब उसे खुशी से फूला नहीं समाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं था। उसे दिल के किसी कोने में घोर पीड़ा हो रही थी, जैसी पीड़ा उसे अपने अपनों के लिए हुई थी। वह किशन को रुलाना चाहती थी, मगर वह खुद रोती जा रही थी। औरत का मन दया का सागर है, जिसके स्वच्छ और निर्मल स्रोत को विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी मैला नहीं कर सकती। इसीलिए औरत को देवी कहा जाता है। प्रदीप को शरारत भरी नजरों से देखकर राधिका बोली, प्रदीप, मैं तुम्हें बधाई देने आई हूँ। आज हमारा दुश्मन अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कौन? किशन? हाँ, किशन। मगर आप तो किशन से प्यार। प्रदीप वाक्य पूरा न कर सका। हाँ, मैं उससे प्यार करती थी, और आज मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे घिनौने आदमी से प्यार किया था। हे भगवान, मैं मर क्यों नहीं जाती? प्रदीप, तन की खूबसूरती असली खूबसूरती नहीं होती, बल्कि खूबसूरत वह होता है जो दिल का साफ होता है। मगर ऐसे इंसान को खो देने का गम क्या इतना होना चाहिए कि आप भगवान से मृत्यु की मांग कर रही हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस शख्स को बिल्कुल भुला दें,
और अपनी जिंदगी फिर खुशी से जिएं। मगर कोई कैसे? राधिका जी, एक साथी की चाह मुझे भी उतनी ही है जितनी आपको हो सकता है। ईश्वर हमें एक साथ जीवन बिताने का मौका देना चाहता है। ईश्वर ने हम दोनों के लिए यह रास्ता छोड़ा है जिस पर हम साथ चल सकते हैं। प्रदीप ने राधिका के सम्मुख प्रस्ताव रखा। राधिका सोच रही थी कि बकरा स्वयं शेरनी के सामने आ रहा है। कंधे पर हाथ के स्पर्श से वह पलटी, वो मैं। वो मुश्किल से 2 शब्द कह पाई। चलिए कोई बात नहीं, आपका जवाब ना है तब भी हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। मैंने मना थोड़ी किया था, अब कोई लड़की अपने मुंह से कैसे हाँ बोल दे। राधिका ने शर्माने का प्रयास किया। तो मतलब हाँ? प्रदीप सोफे से उछलते हुए बोला। उछलने वाली बात ही थी। प्रदीप ने कहा, अच्छा इजाजत दी है तो इनकार ना करना। एक बार मुझे अपनी बाहों में ले लो, यह मेरी आखिरी विनती है। राधिका के चेहरे पर एक सुहानी मुस्कुराहट दिखाई दी और मतवाली आंखों में खुशी की लाली झलकने लगी। वह बोली, आज कैसा मुबारक दिन है कि दिल की सब आरजुएं पूरी हो रही हैं। लेकिन कमबख्त मेरी आरजुएं कभी पूरी नहीं होती। प्रदीप इतना ही बोल पाया था कि राधिका ने उसके होठों पर उंगली रख दी। कुछ मत कहो, इस बात का जिक्र भी मत करो। ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूँगा, लेकिन एक बार अपने हाथों को मेरी गर्दन का हार बना दो। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे कलेजे से लगाकर बाहों में भींच लो। यह कहकर प्रदीप ने बाहें खोल दी। राधिका ने भी आगे बढ़कर प्रदीप के गले में बाहें डाल दी और उसके सीने से लिपट गई। दोनों आलिंगन पाश में बंध गए, जैसे एक सागर दूसरे सागर में उतर रहा हो। यही मौका था प्रदीप के लिए। उसने राधिका को बाहों में जकड़ लिया। राधिका की देह एक बार कांपी, फिर स्थिर हो गई। राधिका के साथ आलिंगन में बंधे प्रदीप के लिए यह अद्भुत उल्लास का पर्व था। इस समय उस पर एक मदहोशी छाई हुई थी। इस सीने से लिपटकर मोहब्बत की शराब के बगैर नहीं रहा जाता। आज एक बार फिर उल्फत की शराब के दौर चलने दो, प्रदीप ने कहा। बस फिर क्या था, राधिका भी तो यही चाहती थी। अंगूरी शराब के दौर चले और प्रदीप ने मस्त होकर प्याले पर प्याले खाली कर दिए। कुछ देर बाद मस्ती की कैफियत पैदा हुई। अब प्रदीप का अपनी बातों पर और हरकतों पर अख्तियार ना रहा। वह नशे में बड़बड़ाने लगा। तुम नहीं जानती राधिका, मैंने इस प्यार के लिए कैसी कैसी परेशानियां उठाई। लड़कियां मेरी शक्ल से नफरत करती हैं। मैं सीमा को पसंद करता था और उसके एक इशारे पर अपना यह सिर उसके पैरों पर रख सकता था। सारी संपत्ति उसके चरणों पर अर्पित कर सकता था। मगर मेरी बदनसीबी देखो, मुझे इन्हीं हाथों से उसका कत्ल करना पड़ा। प्रदीप ने खुद ही सारे राज राधिका के सामने खोलकर रख दिए और चित लेट गया। राधिका ने प्रदीप की यह सब बातें एक स्पाई कैमरा पेन की सहायता से रिकॉर्ड कर ली। प्रदीप कई घंटे तक बेसुध पड़ा रहा। वह चौंक कर होश में आया तो मस्तिष्क में सैकड़ों विचार चकरा गए। चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। उसने उठना चाहा लेकिन उसके हाथ पैर मजबूत बंधे हुए थे। उसने भौचक्क होकर इधर उधर देखा। रोहन और राधिका उसके पीछे खड़े थे। प्रदीप को माहौल समझते देर नहीं लगी और उसका नशा फुर्र हो गया। वह राधिका को देखकर गुस्से से बोला, क्या तुम मेरे साथ दगा करोगी? राधिका ने जवाब दिया, हाँ कुत्ते, इंसान थोड़ा खोकर बहुत कुछ सीखता है। तुमने इज्जत और आबरू सब कुछ खोकर भी कुछ नहीं सीखा। तुम मर्द थे, तुम्हारी दुश्मनी किशन से थी। तुम्हें उसके मुकाबले में अपनी ताकत का जौहर दिखाना था। स्त्री को तो हर धर्म में निर्दोष समझा गया है, लेकिन तुमने एक कमजोर लड़की पर दगा का वार किया। अब तुम्हारी जिंदगी एक लड़की की मुट्ठी में है। मैं एक लहमे में तुम्हें मसल सकती हूँ, मगर तुम ऐसी मौत के हकदार। एक मर्द के लिए गैरत की मौत बेगैरत जिंदगी से अच्छी है। आँख थू। राधिका ने प्रदीप के मुंह पर थूक दिया। रोहन ने भी अपने दर्द भरे दिल से प्रदीप को दुत्कारा। जब कोई मर्द, जिसे भगवान ने बहादुरी और हौसला दिया हो, एक कमजोर और बेबस लड़की के साथ फरेब करे, तो उसे मर्द कहलाने तक का हक नहीं। दगा और फरेब जैसे हथियार औरतों के लिए होते हैं, क्योंकि वे कमजोर होती हैं।
अपने को अपमानित महसूस कर प्रदीप ने रोहन को ललकारा, धोखे से मेरे हाथ बांध कर तू कौन सी मर्दानगी दिखा रहा है? अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे हाथ खोल, फिर देखते हैं मर्द कौन है। प्रदीप के हाथ खोलते हुए रोहन ने कहा, अबे कुत्ते की औलाद, राजपूत खानदान में पैदा हो जाने से कोई सूरमा नहीं हो जाता और ना ही नाम के पीछे सिंह की दुम लगा देने से किसी में बहादुरी आती है। दोनों के बीच घमासान छिड़ गया। कुछ देर के दांव पेंच के पश्चात रोहन ने प्रदीप को उठाकर पटक दिया और सीने पर सवार होकर पीटने लगा। इस वक्त रोहन बहुत खूंखार लग रहा था। फिर उठकर रोहन ने प्रदीप की गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया। प्रदीप 2-3 कदम पर औंधे मुंह गिरा। उसकी आंखों के सामने अंधेरी आने लगा। उसके कपड़े तार तार हो गए थे। होंठों से खून निकलकर ठुड्डी तक बह आया था। रोहन अभी भी फाड़ खाने वाली नजरों से प्रदीप को घूर रहा था। एकाएक प्रदीप के चेहरे पर चमक उभर आई, क्योंकि उसके गैंग के लोगों का एक दल आ पहुंचा। पासा पलट गया था। राधिका ने सहमी हुई आंखों और धड़कते हुए दिल से उनकी ओर देखा, मगर अगले ही पल रोहन का साथ देने के लिए कुलदीप भी आ पहुंचा, जिसे देखकर राधिका के चेहरे पर फिर वही आत्मविश्वास लौट आया। रोहन छोड़ना नहीं सालों को का जयकारा बोलकर कुलदीप भी रोहन के साथ प्रदीप के दल से भिड़ गया। कुलदीप और रोहन दोनों ही फिल्मों के नायकों की तरह खलनायक दल पर भारी पड़ रहे थे कि अब सुनील भी मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आ पहुंचा। सभी के कंधे पर लाठी रखी थी, जिसे देखकर प्रदीप और उसके दोस्त घबरा गए। सभी ने अपने डंडे संभाले, मगर इसके पहले कि वे किसी पर हाथ चलाएं, प्रदीप के सब गुंडे फुर्र हो गए। कोई इधर से भागा, कोई उधर से, भगदड़ मच गई। 10 मिनट में वहां प्रदीप के गैंग का एक भी आदमी नहीं रहा। अब बस कुलदीप और प्रदीप के बीच मल्ल युद्ध छिड़ने वाला था। कुलदीप किसी भूखे शेर की तरह अपने शिकार प्रदीप की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। कुलदीप के मुकाबले प्रदीप अधिक शक्तिशाली था, मगर कुलदीप दिल का कच्चा नहीं था और आज तो उसके सिर पर अपने भाई की दुर्दशा और खानदान की बेइज्जती का बदला लेने का जुनून सवार था। दोनों एक दूसरे को कुश्ती के दांव पेचों से पटकनियां देते रहे। आखिर कुलदीप का जोश प्रदीप की ताकत पर भारी पड़ा। उसके बाएं हाथ का एक घूंसा कुछ ऐसे भीषण ढंग से प्रदीप के चेहरे पर पड़ा कि एक लंबी कार निकालता हुआ वह दूर जा गिरा। जीवन में शायद पहली बार प्रदीप ने इतनी बुरी मार खाई थी। कुलदीप के सामने आज उसका हर दाव निष्फल रहा। परिणाम यह निकला कि प्रदीप लहूलुहान होकर धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। प्रदीप को अर्धमूर्छित अवस्था में ही अस्पताल ले जाकर नसबंदी का सफल ऑपरेशन कराया गया, जिसके लिए बाद में उसे 1000 रुपए नकद तथा एक कंबल इनाम भी मिला। इसके बाद उसका मुंह काला करके गधे पर बैठाकर पूरे इलाके में घुमाया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। सभी लोग खुश थे। किशन को होश आया तो उसने अपने चारों तरफ अंधेरा देखा। उसने पाया कि यह जगह उसके सोने का कमरा नहीं था। उसने एक बार माँ कहकर पुकारा, किंतु अंधेरे में कोई उत्तर नहीं आया। उसे अपनी छाती में दर्द उठना और सांस का रुकना याद आया। वह उठ बैठा, मगर उसने खड़ा होने में असमर्थता महसूस की और पलंग पर गिर पड़ा। उसने हांफते हुए पुकारा, माँ, मेरे पास आओ माँ, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, ऐसे जैसे किसी लिखे हुए कागज के ऊपर स्याही फैल गई हो। उस क्षण किशन की सारी स्मरण शक्ति और चेतना को भी उसके जीवन की किताब के अक्षरों में भेद करना असंभव हो गया। उस समय उसको यह भी याद नहीं रहा कि उसकी माँ ने उसे अपनी ममता भरी आवाज से उसको आखिरी बार बेटा कहकर पुकारा था, या यह उसको प्रेम की दवा की आखिरी पुड़िया मिली थी, जो उसकी इस संसार से मृत्यु की अनजानी यात्रा पर देखभाल करेगी। किशन को बचपन से लेकर अब तक की खास बातें एक एक करके याद आने लगी। एक पल में उसको स्कूल के दोस्त, खेल का मैदान और अपने चिर परिचित चेहरों की कतार दिखाई दी। उसे याद आया कैसे संजय की आत्महत्या के पश्चात उसके परिवार का विनाश हो गया था। उसकी आंखों के सामने संजय के माता पिता के बेबस चेहरे घूमने लगे।
अब उसे आत्महत्या के परिणाम की भयावहता का एहसास होने लगा था। उसकी देह ठंडी हो रही थी, मुंह पर वह नीलापन आ रहा था जिसे देखकर कलेजा हिल जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। किशन की आंखें ठहर गई थी, जिसे देखकर सोनिया देवी चीख पड़ी। किशन को मृत घोषित करने से पहले डॉक्टरों ने उसे बचाने की अपनी अंतिम कोशिश की। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।